नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसकी पूरे भारतवर्ष में सुर्खियां हैं। और सुर्खियां इसलिए हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से संपर्क में रहे हैं। नाम है पेटीएम। पेटीएम को आपने बहुत तरह के विज्ञापनों में पहले देखा है। संभवतः कहीं ना कहीं आपने विज्ञापन में पेटीएम करो शब्द को इतना ज्यादा सुन लिया है क्योंकि नोटबंदी के बाद देश में अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हुई तो वो पेटीएम था। क्योंकि जैसे ही नोटबंदी हुई, कैश खत्म हुआ, ऑनलाइन अकाउंट मोबाइल से कनेक्ट होकर जगह जगह पर पेमेंट के ऑप्शंस के रूप में पेटीएम आपको दिखना शुरू हुआ था। संभवतया पेटीएम जिसकी केस स्टडीज हुआ करती थी, पेटीएम जिसका आईपीओ अपने आप में सुर्खी हुआ करता था, आने वाले 29 फरवरी के बाद यह पूरी तरह बैन हो जाएगा। पूरी तरह बैन होने की सुर्खी कब बनी? जब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर आज कड़ा फैसला लेते हुए, या फिर कहिए कल कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि आपकी पेमेंट बैंक फैसिलिटीज रोकी जा रही हैं। आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह की ये सुर्खियां हैं, आज के सेशन में हम इन सब चीजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं आरबीआई बार्स पेटीएम पेमेंट बैंक फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इन एनी कस्टमर अकाउंट। और मैक्यूरी करके एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है, उसका कहना है कि इसका बहुत दूरगामी असर होगा पेटीएम के साथ साथ। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से पेटीएम की बैंकिंग शाखा जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने कहा है कि 31 जनवरी को अपनी तरफ से जो आदेश दिया गया है, इसके चलते 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर ना आप डिपॉजिट कर पाएंगे, ना किसी प्रकार से आप नए कस्टमर्स जोड़ पाएंगे, और जो कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके तरफ से विड्रॉल किया जा सकेगा, यानी कि वो अपना फंड वापस निकाल सकेंगे। दिमाग में जो तमाम प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर का प्रश्न ये है कि सर अगर पेटीएम में मेरा कुछ फंड लगा हुआ है तो क्या होगा, वॉलेट में जो पैसा है उसका क्या होगा, फास्टैग मैंने गाड़ी का पेटीएम से चला रखा है उसका क्या होगा, क्या हम उसके थ्रू यूपीआई भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, विशेष रूप से वो जो कई दुकानदारों ने केवल पेटीएम के ही डब्बे लगा रखे हैं उनका क्या होगा, क्या वो पेटीएम का पेमेंट जो साउंड बॉक्स लगा हुआ है क्या वो पेटीएम का पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या उनके अकाउंट में जो पेटीएम के वॉलेट में पड़ा हुआ पैसा है क्या वो बैंक में वापस लौट पाएगा। तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा आपको एक बेसिक जानकारी दे देता हूं। पेमेंट बैंक वर्सेस हम्म हम्म सुनिए साहब, एक बहुत ही जरूरी जानकारी है कमर्शियल बैंक वर्सेस पेमेंट बैंक में, ताकि आप इस सेशन को समझ पाए। क्योंकि हर जगह चर्चा तो पेमेंट बैंक की हो रही है, लेकिन पेमेंट बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक का अंतर बहुत सारे लोगों को अभी हाल ही के समय में चर्चा के दौरान डिस्कस नहीं किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब बैंकिंग सेवाओं से सभी को कनेक्ट करते हुए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करते हुए कि हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से बैंक से कनेक्ट हो जाए, तो इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की धारणा के तहत बैंकिंग को पेनिट्रेट किया गया। और बैंकिंग को पेनिट्रेट करते समय एक तरीका ढूंढा गया जिसका नाम था पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक को कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक या फिर पीएनबी, ये सभी कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। अब इन कमर्शियल बैंक्स को पेमेंट बैंक से कैसे डिफर किया जाता है, पहले ऐसे समझते हैं। देखिए, देश में काफी सारी पेमेंट बैंक्स जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, या फिर ये पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई की कुछ स्पष्ट गाइडलाइंस हैं। स्पष्ट गाइडलाइंस का मतलब यह है कि अगर आपको कोई बैंक पेमेंट बैंक बनानी है तो कमर्शियल बैंक का साथ नाम तो साझा कर रहे हो आप, बैंक बैंक तो दोनों के पास कॉमन है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि पेमेंट बैंक अपने पास मात्र 1 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट ले सकती हैं। वहीं कमर्शियल बैंक्स जैसे कि आपकी एसबीआई या पीएनबी, इसमें कितना भी जमा आप करा सकते हैं। तो पहला डिफरेंस पेमेंट बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक में क्या है? पेमेंट बैंक में आप अधिकतम 1 लाख रुपए जमा करा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर कमर्शियल बैंक में आप 1 लाख से कहीं ज्यादा तक पैसा जमा करा सकते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, पेमेंट बैंक खोलने के लिए प्रमोटर्स को 100 करोड़ रुपीस का इंतजाम करके आरबीआई को दिखाना होता है कि हमारे पास 100 सीआर का जुगाड़ है। लेकिन अगर आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक ओपन करनी है, जस्ट लाइक एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस एक्सेट्रा, तो आपको कम से कम 500 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करके दिखाना होता है कि ये 500 करोड़ है हमारे पास। यानी इसको खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहिए, उसको खोलने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड आपके पास चाहिए। आसान भाषा में समझते चलिए। तीसरी चीज, अगर आपको पेमेंट बैंक खोलनी है, तो यानी कि जिस प्रकार से पेटीएम की पेमेंट बैंक है, ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जो अन्य जो अपनी जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से आप अपने पास जो पैसा जमा कर रहे हैं
उस पैसे को जमा तो कर सकते हैं 1 लाख तक, लेकिन आप लोगों को लोन नहीं दे सकते, यानी पेमेंट बैंक के माध्यम से लोन भी नहीं दिया जा सकता। फिर आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनेगा, बैंक तो असल में पैसा कमाती ही जनता के पैसे लेकर उसको उधार देकर है, तो फिर पेमेंट बैंक बनाई क्यों गई? पेमेंट बैंक बनाई गई आप जैसे बहुत सारे लोगों को सहूलियत देने के लिए। जैसे आज जब हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह जगह पर दुकानदारों के पास पेटीएम के बॉक्सेस लगे हुए हैं, वो पेमेंट एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, और 1 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट है नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो पेमेंट एक्सेप्ट तो कर पा रहे हैं, लेकिन वो लोगों को लोन देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो पेमेंट रखा वो अपनी बैंक से किसी अन्य बैंक में उन्हें ट्रांसफर करना होगा। यानी एक प्रकार से ये समझिए कि जो बड़ी बैंक नहीं कर सकती काम, वो छोटी बैंकों को काम दे दिए। एक प्रकार से और आसान भाषा में कहा जाए तो जिस प्रकार से बड़ी बैंक होती हैं तो आपको बैंक के नाम पर बैंक में जाना, वहां पे पैसा जमा कराना, ये काम बड़े टास्क वाले लगते थे, तो इसको छोटे लोगों को दे दिया गया। यानी बैंक से नीचे एक छोटी और बैंक बना दी गई पेमेंट बैंक के नाम से, जिनका असल उद्देश्य छोटे छोटे लोगों तक पहुंचकर, जस्ट लाइक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स, उनकी तरह पहुंच करके, एनबीएफसी की तरह पहुंच करके पेमेंट बैंक्स लोगों से पैसा कलेक्ट करके उन्हें मेन धारा में लाने का प्रयास कर रही थी। इसी क्रम के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक आया था। लेकिन यह कंसेप्ट आ तो बहुत पहले गया था, इसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं कभी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि भारत में बैंकिंग सिस्टम ही बहुत मुश्किल से पेनिट्रेट हो रहा था। तो बैंकिंग सिस्टम वर्सेस पेमेंट बैंक में जब कंफ्यूजन हुआ, तो सरकार जब नोटबंदी की, तब लोगों को यह पता चला कि नहीं भाई, बैंक में पैसा अगर एक्सेप्ट भी किया जाता हो तो भी बहुत बड़ी बात है, और लोगों ने पेटीएम करना शुरू किया। पेटीएम का जो भी विज्ञापन आप लोग देखते आए हैं, असल में वो पेटीएम करो कहता है आपसे, पेटीएम से लो ये नहीं कहता है कि पेटीएम के अंदर ऐसे आपको लोन मिल जाएगा या पेटीएम में रखो तो आपको ब्याज मिल जाएगा, इस तरह की बातें नहीं कर रहा होता है वो, ठीक है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक एक पेमेंट बैंक है जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक से अलग है, और कमर्शियल बैंक्स की तरह इसके रेगुलेशंस में अलग तरह के रेगुलेशंस, हालांकि दोनों को मॉनिटर आरबीआई ही करती है, और आरबीआई ने फिलहाल भी अपने आरबीआई एक्ट की धारा 35A के तहत ही इसके बैंकिंग कार्यक्रम को रोका है, ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा इतिहास भी जान लीजिए। तो पेटीएम पेमेंट बैंक, असल में पेटीएम इज फाउंडेड बाय विजय शेखर शर्मा, जिसकी जो ओरिजिनल पेरेंट कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन है, नोएडा बेस्ड कंपनी है, और इन्हीं के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। ये है विजय शेखर शर्मा। हाल ही के समय पर ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि आईपीओ आया, लेकिन आईपीओ फेल मार गया। चर्चा में इसलिए भी रहे कि एक हिंदी मीडियम का लड़का इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी बना लिया। चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि पेटीएम के अंदर जो इन्वेस्टर थे वो चाइनीज थे। चाइना में एक कंपनी है जिसका नाम है अलीबाबा, और अलीबाबा की एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है आंट कंपनी, है ना। तो आंट फिनसर्व करके कंपनी है, वहां की फिनटेक कंपनी है, आंट फिन बोलते हैं उसे। तो आंट नामक कंपनी ने पेटीएम के अंदर लगभग 10%, 9.5 से अधिक हिस्सेदारी परचेज कर रखी है। और हुआ यह था कि इन्होंने, मतलब कई कारण से व्यक्ति सुर्खियों में रहता है, तो पेटीएम सुर्खी में शुरुआत में तो नोटबंदी से आया, लोगों के पास तुरंत कैश का विकल्प देकर के पेटीएम सुर्खी में आ गया और हर जगह पेटीएम दिखाई देने लगा। लेकिन उसके बाद की सुर्खियों में ये इसलिए भी आने लगा क्योंकि इसका जो मेजर शेयर होल्डर है चाइना, और चाइना का मतलब लगभग 9.5% शेयर होल्डर चाइना के पास था। एलिगेशंस पेटीएम पर ये लगे थे कि ये अपने कस्टमर्स की डिटेल्स चाइना के साथ शेयर कर रहा है, और इसके चलते हुए आरबीआई ने इसके ऊपर काफी बार इसको मतलब नोटिस भी दिया है। हम दिखाएंगे कि आप अपनी डिटेल्स चाइना को शेयर क्यों कर रहे हैं। तो ये काफी सारे एलिगेशंस रहे जिसके चलते पेटीएम सुर्खियों में रहा है, ठीक है। तो पेटीएम की जो कहानी है ना, ये अपने आप में काफी विचित्र है, लेकिन थोड़ा सा इसका इतिहास जान लीजिए। तो 2000 के अंदर 197 के नाम से सबसे पहली कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे यह कंपनी बढ़ते हुए 2021 में अपना आईपीओ लेके आई थी। इसका ये दुर्भाग्य भी रहा कि जब इसका आईपीओ आया ना, जिस प्राइस पर इसका आईपीओ आया था, आज तक वहां तक रेट वापस नहीं पहुंची है। यानी कि एक फेल आईपीओ के रूप में भी पेटीएम का नाम रहा है, क्योंकि इसकी कंट्रोवर्सीज काफी ज्यादा बाहर आने लगी थी, है ना। तो आईपीओ तक की जर्नी में इन्होंने जो काम शुरू किए, तो पेटीएम पेमेंट का जो पेटीएम पेमेंट गेटवे इन्होंने शुरू किया वो 2012 में किया। 2014 के अंदर इन्होंने पेटीएम वॉलेट और पेटीएम लैब्स की स्थापना की। 2015 में इन्होंने पेटीएम क्यूआर कोड शुरू किया, और उसके बाद 2018 में इन्होंने पेटीएम का फर्स्ट गेम शुरू किया, फिर पेटीएम क्लाउड, फिर एंटर इन क्रेडिट कार्ड बिजनेस एक्सेट्रा इन्होंने शुरू किए थे, ठीक है। आरबीआई ने हाल ही में अपने धारा सेक्शन 35A के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का उपयोग करते हुए कहा है कि नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और टॉपअप्स शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट
prepaid instruments, wallet, FASTags, NCMC cards, etc. After February 29, 2024, other than any interest, cashbacks or refunds which may be credited anytime, it said. यानी कि आरबीआई के द्वारा अपने आदेश में कहा गया है कि आपने बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज रखी हैं जिसके चलते हुए आपकी सर्विसेज को रोका जा रहा है। आपके मन में एक बड़ा सवाल यह बनेगा कि क्या अचानक आरबीआई को सपना आया क्या कि आज सपना आया कल से रोक दो? नहीं, 2022 के भी मैं आपको कई आदेश दिखाऊंगा जिसमें आरबीआई इन्हें बार बार चेतावनी दे रही थी कि हम आपका काम रोक देंगे, आप बैंकिंग से रिलेटेड जो इरेगुलरिटीज हैं आप उनसे बाहर निकलिए। आपने बैंकिंग में बहुत सारा घालमेल कर रखा है। घालमेल में सबसे बड़ा घालमेल जो इनके साथ निकल के आया था वो यही था कि जो मिनिमम क्रेडिट करने की गारंटी है वो 1 लाख रुपए तक की है, नंबर एक, और नंबर दूसरा 100 सीआर का फंड मेंटेन करने की है। इन दोनों में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज देखी जा रही थी। इसके चलते आरबीआई इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए काफी बार से इनको कह रही थी कि आपने, और तीसरा जो चीज निकल के आया वो ये है कि इसके कस्टमर्स का केवाईसी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। जब भी आप कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं तो नो योर कस्टमर केवाईसी, कि आपका कस्टमर कहाँ का रहने वाला है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के पास पेटीएम अकाउंट तो होगा, लेकिन आपने पेटीएम अकाउंट बना लिया, लेकिन उस अकाउंट को आपने आधार कार्ड से लिंक किया या नहीं किया, क्या आपको फिजिकली जाकर कोई व्यक्ति आपको चेक करने आया या नहीं आया कि आप कहाँ निवास करते हैं, क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, तमाम प्रकार के इनमें घालमेल चल रहा था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि समटाइम्स आपके पेटीएम को जब आप यूज कर रहे होंगे इन बिटवीन, तो कईयों का केवाईसी ना होने के कारण ट्रांजैक्शन बीच में अटक गया, बार बार लिखा आता है कि केवाईसी करवाइए। तो केवाईसी जो है इनका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। संभवतः यह कहा जा सकता है कि इंडिया में इतना बड़ा वॉलेट मार्केट ये लेकर चल रहे थे कि इतने सारा एक साथ में कर पाना इनके लिए संभव नहीं हो पाया, और इन इरेगुलरिटीज को आरबीआई बहुत गंभीरता से देख रहा था, और गंभीरता से देखते हुए इनको बार बार नोटिस दे रहा था कि आप लोग इन चीजों को प्रॉपर तरीके से करिए। तो केवाईसी हुआ, आईटी नॉर्म्स हुए, 100 सीआर का मिनिमम फंड हुआ, और साथ ही साथ 1 लाख मिनिमम जो डिपॉजिट की जो कंडीशन है पर अकाउंट, बोले इन सब चीजों में आपकी इरेगुलरिटीज हैं जिसके चलते हुए आपको बैंकिंग सर्विसेज पर होल्ड पर डाला जा रहा है। तो ये प्रेस रिलीज है आरबीआई का जो 31 जनवरी यानी कि दिन कल के दिन आया, और ये पूरी डिटेल्स इन्होंने यहां पर मेंशन करके लिखी। जिस धारा के तहत इन्होंने बैंकिंग एक्ट का धारा यूज किया गया है उसका नाम 35A है। 35A के डायरेक्शंस के तहत यहां पर यह ध्यान रखा गया है कि कस्टमर्स के हितों का ध्यान रखते हुए आरबीआई ये सब काम कर रहा है। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि सर आरबीआई ने कस्टमर्स के हितों का ध्यान तो रख लिया, लेकिन मेरा पैसा पेटीएम में लगा हुआ है। अब पेटीएम में कहां लगा हुआ है? मेरा पैसा वॉलेट में डाला हुआ है, मेरा पैसा फास्टैग में डाला हुआ है, मैंने वहां से गोल्ड लोन मतलब गोल्ड खरीदा हुआ है, मैंने वहां से मार्केट की सिक्योरिटीज परचेज की हुई हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, तो मेरे पैसे का क्या होगा? उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको आज के सेशन में मिलने वाला है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कोई भी पैसा, चूंकि ये आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त पेटीएम बैंक है, पेमेंट बैंक है, तो किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक की सिचुएशन क्रिएट आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहां पर और बनता है कि सर एक बात बताइए, पेटीएम की बैंकिंग सर्विसेज तो रुक जाएंगी, लेकिन पेटीएम का जो आईपीओ आ रखा था उसका क्या होगा? तो आईपीओ में जो लोगों का पैसा लगा हुआ था ना, जिस मतलब शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेड कर रहे थे, चूंकि जब बैंक ही यानी पेटीएम ही काम नहीं करेगा तो उनका जो शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा है वो धीरे धीरे डेफिनेटली डाउनफॉल का देखेगा। और आज हुआ भी है। जैसे ही पेटीएम का मतलब जैसे ही शेयर मार्केट ओपन हुआ उसके बाद पेटीएम के अंदर बहुत जबरदस्त दामों के अंदर गिरावट देखी गई। लोअर सर्किट लगाना पड़ा, रोकना पड़ा कि भैया अब रोक दो नहीं तो ये बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको साथ दिक्कत तो आ रही है। फिर पेटीएम निकलकर बाहर आया, उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हम जल्दी ही ऑप्शंस ले आएंगे। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग फोन पे भी यूज करते होंगे और गूगल पे भी यूज करते होंगे। फोन पे और गूगल पे या फिर भारत पे करके और है, उसको आप यूज करते होंगे। अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो ये असल में पेमेंट बैंक्स नहीं है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पेमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होती हैं, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। लेकिन वॉलेट सर्विसेज पेटीएम के साथ में फोन पे के साथ में आप लोगों ने देखी है। जिस प्रकार से आप यूपीआई यूज करके फोन पे का उपयोग करते हैं अपने अकाउंट को, चाहे वो किसी भी बैंक का है, यूपीआई के लिए आप फोन पे का, भारत पे का उपयोग करके या गूगल पे का उपयोग करके या व्हाट्सएप पे का उपयोग करके ट्रांजैक्शंस करते हैं, वैसे ट्रांजैक्शंस पेटीएम भी ले आएगा, ऐसा इनका कहना है। अर्थात ये पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में ये थर्ड बैंक से मतलब आसान भाषा में समझते हैं,
पेटीएम, आप तीन उदाहरण ले लेते हैं। लेट्स से एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक हो गई, एक्सिस छोड़िए एसबीआई ले लेते हैं, एसबीआई, दूसरी तरफ आपने ले लिया पेटीएम और तीसरी तरफ ले लिया फोन पे। देखिए जब बात करते हैं आप एसबीआई की, तो एसबीआई से तो आप सब कुछ कर पा रहे हैं, पैसा भी डाल पा रहे हैं, पैसा भी निकाल पा रहे हैं, जो जो फैसिलिटीज बैंकिंग के नाम पर आपको चाहिए, डिपॉजिट करना, लोन लेना, मतलब क्रेडिट कार्ड लेना, गोल्ड लोन परचेज करना, सबको आप वहां पे कर पा रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक में क्या था? पेटीएम पेमेंट बैंक में आप सिर्फ जमा करा सकते थे, उधार नहीं ले सकते थे, नंबर एक। नंबर दूसरा, 1 लाख रुपए तक ही जमा करा सकते थे, उससे ज्यादा नहीं ले सकते थे। तो फिर ये चल क्यों रहा था? क्योंकि ये एनबीएफसी की तरह जगह जगह पहुंच पा रहा था, एसबीआई जगह जगह नहीं पहुंच पा रहा था। तो लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करने के लिए सुविधा थी, 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कलेक्ट करके ये अपना काम चला रहा था। तीसरा है फोन पे, वो तो ऑलरेडी एक इंटरफेस था। फोन पे क्या कर रहा था? अपना क्यूआर कोड स्कैनर बनाया और उसको किसी तीसरी बैंक से, या कहिए तो दूसरी बैंक से, एसबीआई से या पीएनबी से या फिर एचडीएफसी से, एक्सिस बैंक से, उससे कनेक्ट कर रहा था। पेटीएम वालों ने क्या किया? पेटीएम वालों ने थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया फोन पे से। क्या? कि भाई फोन पे में जिस प्रकार से क्यूआर कोड स्कैन होता है, बैंक में पैसा जाता है, क्यों ना हम इस पैसे को भी अपने पास रोकें और हम अपने आप में बैंक की तरह काम करें। ज्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन छोटी ही सही। तो एक प्रकार से फोन पे से ऊपर पेटीएम, पेटीएम से ऊपर एसबीआई, तो ये जो मिडिल लेवल है ये खत्म अगर हो जाएगा, तो पेटीएम अब फोन पे वाले काम लाने का प्रयास करेगा बैंकों से कनेक्ट करके। अब ये कितना फिजिबल है, कितना आसानी से हो पाता है, ये आने वाला समय बताएगा, ठीक है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने अपनी तरफ से सफाई भरा, काफी बड़ा लंबा चौड़ा पत्र लिखा और उसके अंदर जो मेजर बात कही वो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अच्छा, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। ये मार्च 11 2022 की आप कटिंग देख रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1939। पहले भी आरबीआई ने इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर इंटर आलिया अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पेटीएम पेमेंट बैंक को डायरेक्ट किया गया था कि टू स्टॉप विद इमीडिएट इफेक्ट ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स, कि आप नए ग्राहकों को लेना तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। द बैंक हैज ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू अपॉइंट एन आईटी ऑडिट फर्म to conduct a comprehensive system audit of its IT systems। IT systems का मतलब समझिए कि पेटीएम के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर 2022 में भी आरबीआई इसको चेतावनी दे रहा था, वो ये था कि इनके आईटी में फॉल्ट था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का आसान भाषा में मतलब कि आपने पेटीएम को इंस्टॉल किया, पेटीएम आपकी जो जानकारियां जुटा रहा है, वो जानकारियां सही मायने में पेटीएम तक रुक रही हैं या फिर वो चाइना जा रही हैं। इन विषयों पर पेटीएम के ऊपर काफी ज्यादा आरोप लग रहे थे और आरोप लगने वाजिब भी थे, क्योंकि इनका जब 10% शेयर होल्डर, लगभग 10% शेयर होल्डर चाइना की एक फर्म है, तो वो इनका सारा डेटा अपने पास मंगा रही है। जब डेटा मंगा रही है तो इस विषय पर जब इनसे सवाल पूछा गया, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा नहीं हो रहा है? तो इस काम को करने के लिए आपको अपना अकाउंट बार बार ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट का मतलब किसी थर्ड पार्टी से कहना पड़ेगा कि आप आइए और चेक करिए कि हम सही हैं या गलत हैं। ये अपना ऑडिट नहीं करा रहे थे, जस्ट लाइक बायजूस वाले अपने फाइनेंसेस का ऑडिट नहीं करवा रहे थे कि कहीं पता चले कि कोई घालमेल है, पता चल गया। एग्जैक्टली पेटीएम अपने आईटी का ऑडिट नहीं करा रहा था। तो इस चक्कर में आरबीआई इन्हें बार बार चेतावनी दे रहा था कि भाई देखिए, केवाईसी हो नहीं रहा है, आईटी की ऑडिट हो नहीं रही है, ऐसी स्थिति में आप नए कस्टमर्स को ऐड करना बंद करिए। तो 2022 में भी ये सुर्खी छपी थी, आरबीआई डायरेक्ट्स पेटीएम पेमेंट बैंक टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स। अगर आप 2022 की ये कटिंग देखते हैं तो आप यहां पर देख पाएंगे आरबीआई पनिश्ड पेटीएम पेमेंट बैंक फॉर डेटा लीक टू चाइनीज फर्म, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया था। आप यहां पर दोनों खबरों को रिलेट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मार्च में, ये देख सकते हैं आप मार्च के अंदर इनके ऊपर इस प्रकार की चीजें निकल कर आई थी। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आप अगस्त 2018 की कटिंग देखते हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक से कहा कि आप अपने नए कस्टमर्स को एनरोल करना रोकिए। यानी आरबीआई इन्हें बार बार चेतावनी दे रहा था, भाई मान जाओ। 2018 में चेतावनी दी, 2022 में चेतावनी दी। आप अगस्त 2018 की कटिंग देख सकते हैं कि भाई आप नए कस्टमर्स ऐड करना बंद करिए। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। मतलब इनका इस तरह से चल रहा था कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो कोई क्या ही रोकेगा। क्यों? क्योंकि अभी नोटबंदी का प्रभाव है, लोग पेटीएम कर रहे हैं, ठीक है कर लेंगे। मतलब कंप्लायंसेस को करने में ये बहुत स्लो हो रहे थे। इनके साथ जो कंप्लायंसेस थे कि आपको बैंकिंग के साथ सरकार ने जो जानकारी कही है कि आप एटलीस्ट ये सब करिए,
उनको करने में कहीं पिछड़ रहे थे, और पिछड़ने का परिणाम इनके साथ क्या निकला, फाइनली तो फिर डंडा चलना ही था। आप ये देख सकते हैं आरबीआई इंपोजेस मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे का भी इनके ऊपर पेमेंट मतलब वो लगाया गया, 5.5 करोड़ रुपए का लगभग इनके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी आरबीआई के द्वारा अक्टूबर 12 2023 में लगाई गई। अर्थात 18, 22, 23 और अब 24, इतनी बार मल्टीपल टाइम्स अगर किसी बैंक को टोका जा रहा है तो फिर यह चीज तो बहुत बड़ी बनेगी। तो यही कारण है कि देश के अंदर अब इन विजय शेखर शर्मा का मीम बन रहा है, लोग मजे ले रहे हैं कि आप इस तरह से कहा करते थे, अब पेटीएम के इन्वेस्टर्स का क्या होगा जनाबे अली। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। क्यों? क्योंकि जिन्होंने पेटीएम में पैसा लगा रखा है, भाई बहुत सारे लोगों ने पेटीएम के शेयर परचेज किए हुए हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका क्या होगा। तो लोग इनको नचा नचा करके देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, उसका जहां शेयर मतलब परसों तक 761 रुपए था, 31 जनवरी को 761 के भाव पर था, वो आज यानी 1 फरवरी को 609 रुपए पर आ गया। आप सोचिए कितनी जबरदस्त गिरावट देखी गई, लगभग 150 रुपए की गिरावट देखी गई है पेटीएम के अकाउंट मतलब पेटीएम के उसके अंदर शेयर वैल्यू के अंदर। तो आप इस गिरावट को देख सकते हैं। इसके बाद में लोग कह रहे हैं कि पेटीएम के जो हाल हैं बहुत बुरे हो गए हैं, लोगों के जो पेटीएम में इन्वेस्ट किया, निश्चित ही जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो इस बात का हुआ है कि पेटीएम में ना जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप और हम जिन्होंने वॉलेट में पैसा डाला हुआ है, उनके साथ ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि पैसा निकल आएगा। लेकिन जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर के अंदर, उनका पैसा बहुत बुरी तरह पिटा है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि ये जिसके साथ जाता है उसके साथ काम बिगड़ जाता है, तरह तरह के मीम्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं। खैर, अब सवाल पेटीएम ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण के किए कि देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट हमारे साथ हुआ है तो वो मिल पाएगा या नहीं, पेटीएम ने कहा कि आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स पेटीएम के साथ लिए हुए हैं तो आपके वो इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। क्या मेरी एनसीएमसी कार्ड्स रुक जाएंगे? नहीं, वो भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। क्या पीओएस मशीन्स काम करना बंद कर देंगी? तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही कुछ और नए मर्चेंट्स को लेकर के यहां पर आएंगे। क्या फास्टैग काम करना बंद कर देगा? तो इन्होंने कहा कि जो फिलहाल फास्टैग है उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि और ज्यादा सॉल्यूशंस लेकर के, इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं। इफेक्टिव सॉल्यूशंस का मतलब है कि और कंपनी से बात कर रहे हैं। जल्दी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन चूंकि ये इतने दिनों से एक ही डांट खा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेटीएम के मन में जो फॉल्ट था अब वो पब्लिक हो गया है। कुल मिलाकर के बात इतनी आसान भाषा में ये कही जा सकती है। लेकिन अब बहुत सारे सवाल बनने शुरू होते हैं। क्या सवाल बनने शुरू होते हैं कि साहब पेटीएम पेमेंट बैंक पर है? तो बोले हाँ, ये आरबीआई ने लगाया है और इसी पर है। तो क्या हम पेटीएम के वॉलेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे? जी नहीं, आप 29 फरवरी के बाद इस सुविधा का उपयोग नहीं करा पाएंगे, यानी आप पेटीएम वॉलेट में पैसा नहीं डाल पाएंगे। तो क्या मेरा जो वॉलेट में रकम है वो निकाल पाऊंगा? बिल्कुल, आपके वॉलेट में जो पैसा है आप 29 फरवरी तक निकाल सकते हैं। अगर आप 29 फरवरी तक भी नहीं निकाल पाए तो जब तक वॉलेट में पैसा है आप उसका यूज करते रहेंगे। रकम वापसी के लिए क्या करना होगा? तो रकम की वापसी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपने वॉलेट में पैसा डाल रखा है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, सामान परचेज करने वगैरह में आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फास्टैग पेमेंट भी नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 29 फरवरी के बाद आपकी गाड़ी के फास्टैग में आप पैसा और अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? जो पैसा डला हुआ है आप उसको यूज करते रहेंगे, तब तक आपका फास्टैग तो चलता रहेगा, लेकिन नया फंड आप उसमें अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ। अच्छा, फिर एक बड़ा प्रश्न यह बनकर आया कि क्या मैं इसकी यूपीआई फैसिलिटी का यूज कर पाऊंगा क्या? तो यूपीआई फैसिलिटी जो स्कैन वाली है, फिलहाल उस पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि उसका जब तक और बैंक के साथ कनेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक इस पर भी रोक रहेगी। ठीक है साहब, तो कहने का मतलब कुल मिलाकर अब यह है कि पेटीएम को आप इस तरह से समझ लीजिए कि फिलहाल आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस थ्रू पेटीएम है वो 29 फरवरी तक पूरी तरह चलते रहेंगे। भविष्य में अगर बात की जाए 29 फरवरी के बाद क्या होगा, तो जो आपका फंड है उसे तो जब तक आप यूज करेंगे चलता रहेगा, जो उसमें डला हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आप नए टॉपअप्स उसमें नहीं कर पाएंगे। पेटीएम के लिए बड़ा नुकसान यह है कि पेटीएम उसमें नए कस्टमर्स ऐड नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा घाटा यहां किसका हो रहा है? तो जो इन्वेस्टर है उसका, जिसने कि पेटीएम से शेयर मार्केट में पेटीएम के शेयर परचेज किए हुए हैं, क्योंकि इसकी वजह से पेटीएम का बहुत बड़ा शेयर, लगभग 20% मार्केट एक ही दिन में डाउन हुआ है। वे अहेड क्या है, पेटीएम क्या कर सकता है फ्यूचर के अंदर? तो संभव है कि पेटीएम जस्ट लाइक फोन पे या फिर गूगल पे या व्हाट्सएप पे अन्य बैंक से कनेक्ट करके अपना जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसको जारी रख सकेगा, और उसको जारी रखने के साथ संभवतया फिर से पेटीएम एक नॉर्मल जो वॉलेट फैसिलिटीज है उनको देने में कारगर साबित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें,